नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। दक्षिण भारत की सीरीज़ में इस चौथे भाग में हम चोल साम्राज्य को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरह से दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक चोल राजवंश के बारे में। चोल राजवंश के बारे में जानने के दो प्रकार के स्रोत हमें पहले देखने हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो संगम साहित्य प्रारंभिक चोल शासकों की जानकारी का एक प्रमुख साधन हमें देखने को मिलता है। महावंश, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, चोल शासक जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया उनकी जानकारी तथा चोल शासक परांतक की पांड्य विजय और राजेंद्र प्रथम की श्रीलंका विजय की जानकारी हमें मिलती है। क्योंकि जो महावंश और दीपवंश, ये श्रीलंका के दो बड़े महाकाव्य हैं जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, लेकिन श्रीलंका और भारत की विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की जानकारी हमें इनमें मिलती है। कलिंगतनुपर्णी, जो कि एक तमिल ग्रंथ है और जिसके लेखक जैन गोंदार है, इसमें से हमें चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम की वंशावली तथा इनके समय कलिंग पर किए गए आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। पेरिय पुराण की बात करें तो सेक्किलार इसके रचयिता हैं और कुलोत्तुंग सेकंड के समय की सामाजिक एवं धार्मिक दशा की जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। वीर सोलियम की बात करें तो मधुमित्र इसके लेखक हैं और वीर राजेंद्र की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वीर सोलियम की बात करें तो मधुमित्र इसके लेखक हैं और वीर राजेंद्र की उपलब्धियों की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। चीनी यात्री चाओजू कुआं 13वीं सदी में भारत आए और इनका विवरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चोलों और चीनी शासकों, जो चीन के शासक हैं, उनके बीच में किस तरह के राजनीतिक संबंध रहे, किस तरह का आर्थिक व्यापार वाणिज्य इस समय भारत और चीन के मध्य में रहा, इसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। वहीं तंजौर मंदिर अभिलेख की बात करें तो इसमें चोलकालीन मंदिर व्यवस्था पर प्रकाश हमें देखने को मिलता है और लेडन दानपत्र भी हमें चोलों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तिरुवेंदीपुर अभिलेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चोल अभिलेख है और इसमें हमें चोल शासक राजराज तृतीय की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है, इसलिए यह ग्रंथ थोड़ा और ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। मणिमंगल अभिलेख की बात करें तो चोल शासक राजाधिराज प्रथम के काल की घटनाएं, कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष और श्रीलंका की विजयों की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। धवलेश्वर से प्राप्त चोल सिक्के, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हमें चोल कला की और चोल शासकों की आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि सिक्के हमेशा राजा की आर्थिक स्थिति और उनकी कलात्मक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि राजा अपने किस तरह की उपाधियां ले रहे हैं और किस तरह क्या उस समय सामाजिक माहौल है, क्योंकि सिक्कों पर अंकित चिन्हों से यह जानकारी हमें मिलती है। अब राजवंश की बात करें तो विजयालय चोल 850 से 875 ईस्वी, यानी कि तकरीबन 25 सालों तक राजवंश रहे और यहाँ पल्लवों का उरियूर सामंत था। पल्लवों का उरियूर क्षेत्र, जहाँ पर यह सामंत के रूप में काम कर रहा था। जब हमने पल्लवों को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि प्रारंभ में यह सामंत थे, बाद में इन्होंने पल्लवों पर आक्रमण किया और फिर पल्लव इनके सामंत बन जाते हैं। मतलब कि राजा को ही एक सामंत अपना सामंत बना लेता है, वह इतना ज़्यादा मजबूत बन जाता है कि वह राजा को हरा देता है और राजा को विवश होकर फिर अपने ही सामंत के अधीन काम करना पड़ता है और उसे राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ पल्लवों का उरियूर सामंत था। मुख्तरियारों से तंजौर का क्षेत्र यहाँ जीतता है और यहाँ निशुम्भ सूदिनी दुर्ग मंदिर बनवाता है। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है और साथ ही साथ नरकेसरी की उपाधि भी ये लेते हैं। एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब संगम काल हमने पढ़ा था, जो कि तकरीबन 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक 600 सालों तक वह दक्षिण भारत में चला, उस काल में हम देखते हैं कि उस काल में चेर, चोल और पांड्य वंश प्रमुख रूप से काम करते हैं, मतलब राजवंश के रूप में रहते हैं। तो चोल वंश की शुरुआत वहाँ पर से होती है, लेकिन एक समय के बाद में अलग अलग राजवंश उन्हें कमज़ोर कर देते हैं और फिर वे सामंत के रूप में कई पीढ़ियों तक शासन करते हैं। जब पल्लवों के समय पर उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है तो यहाँ पर जो
विजयालय चोल हैं वह अपनी स्थिति का लाभ उठाते हैं और चोल वंश को पुनः एक राजवंश के रूप में स्थापित करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर विजयालय चोल को चोल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा और ये समझा होगा चोल राजवंश संगम काल में, तो आपको ये बताना है कि उस संगम कालीन चोल वंश का संस्थापक कौन था जिसे चोल वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। इसने नरकेसरी की उपाधि ली और इनके बाद में आदित्य चोल अगले शासक बनते हैं जो कि 875 से 907 ईस्वी तक शासन करते हैं, यानी कि तकरीबन 32 सालों तक ये शासन करते हैं। इन्होंने सिरीपुर वियम के युद्ध में पांड्यों के विरुद्ध पल्लवों का साथ दिया और पांड्यों को हराया। कुछ समय बाद आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित बर्मन की हत्या कर दी और स्वतंत्र चोल राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर चोल राज्य की शुरुआत विजयालय कर रहे हैं, लेकिन विजयालय अभी भी सामंती स्थिति में है। लेकिन आदित्य चोल प्रथम ये क्या करते हैं कि ये चोल वंश की स्वतंत्र राजवंश के रूप में स्थापना कर देते हैं, क्योंकि यह पल्लव के अधीन होते हैं। तो ये पल्लव शासक अपराजित बर्मन की हत्या कर देते हैं और स्वतंत्र चोल राजवंश की स्थापना करते हैं। इसलिए इन्हें कोदंडराम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोदंडराम आदित्य चोल प्रथम की उपाधि है। वही परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी तक शासन करते हैं और ये तकरीबन कहें कि ये वही 42-43 के साल के आसपास ये शासन करते हैं। तो यह चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इस समय पर जो द्वितीय चोल राजवंश यहाँ पर चल रहा है, इनके समय पर सबसे ज़्यादा जो विस्तार होता है, राजनीतिक विस्तार, साम्राज्यिक विस्तार, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के काल में होता है शुरुआती तौर पर। हालांकि राजेंद्र चोल जैसे शासक अभी आने के रह गए जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाएंगे। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक होता है और इसने चोल क्षेत्र का विस्तार किया और नेल्लोर के युद्ध में पांड्यों एवं श्रीलंका के शासक को संयुक्त रूप से हराया। पांड्यों को पराजित कर इसने मधुरांतक, मदुरैकोंड, संग्राम राघव जैसी उपाधि ली। चूँकि यहाँ पर जो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, तो मदुरई यानी कि पांड्यों को हराने पर उनकी शक्ति, उनकी राजधानी को हराने पर इसने उनकी राजधानी के विजय पर यानी कि पांड्यों की विजय के उपलक्ष्य में मदुरैकोंड, मधुरांतक जैसी उपाधि ली, जो कि यह बताता है कि इसने मदुरई पर कभी अधिकार किया रहा होगा। क्योंकि मदुरै पर पांड्यों का शासन था, तो इसने पांड्यों को हराकर ही उनकी राजधानी पर अधिकार किया होगा। अब राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में परांतक प्रथम को पराजित कर उत्तरी तोंडई मंडल छीन लिया। अब यहाँ पर परांतक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने ऋग्दर्ग दीपिका जैसे ग्रंथ की रचना की, जो काफ़ी प्रसिद्ध समकालीन ग्रंथ माना जाता है। परांतक प्रथम की मृत्यु के 30 वर्ष तक चोल राज्य में अव्यवस्था का दौर रहा। यहाँ पर कोई भी हमें महत्वपूर्ण शासक नहीं देखने को मिलता। सभी कमजोर और अयोग्य व्यक्ति यहाँ पर शासक के रूप में रहे। एक के बाद एक कमजोर शासक हुए, जैसे गंडरादित्य, अरिंजय, परांतक द्वितीय और उत्तम चोल। परांतक द्वितीय ने यहाँ पर सुंदर चोल की उपाधि ली थी और परांतक द्वितीय ने चिदम्बर स्वामी के मंदिर की छत को सोने का बनवाया था तथा पोंगटनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वही चोल शासकों में उत्तम चोल वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के जारी किए। तो यहाँ पर उत्तम चोल भले ही एक कमजोर शासक रहे हों, लेकिन इनके समय पर थोड़ा बहुत विकास हमें देखने को मिलता है। ये एक मंदिर की छत, चिदम्बरम स्वामी मंदिर जो है उसकी छत सोने की बनवाते हैं और साथ ही साथ ये पोंगटनाथ मंदिर को बनवाते हैं, एक नए मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और साथ ही साथ उत्तम चोल जो कि एक प्रमुख शासक होते हैं, वह पहली बार यहाँ पर सोने का सिक्का जारी करवाएं। तो यहाँ पर जो परांतक द्वितीय है वह चिदम्बरम स्वामी के मंदिर की छत को सोने का बनवाते हैं और पोंगटनाथ मंदिर को बनवाते हैं, और जो उत्तम चोल है वह सोने का सिक्का जारी करवाते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको ध्यान रहेगी। अब अगले जो राजा हमें देखने को मिलते हैं वो रहते हैं राजराज फर्स्ट। अब राजराज फर्स्ट कौन होता है? तो वह होता है परांतक सेकंड का पुत्र। राजराज फर्स्ट को अरुमोली बर्मन भी कहा जाता है
और 985 से 1014 ईस्वी यानी कि तकरीबन 29 सालों तक ये शासन करते हैं। और अरमोली-वर्मन या राजराज फर्स्ट के शासनकाल से चोल वंश में साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। यानी कि अब हर शासक नए राज्यों को जीतेगा और चोल क्षेत्र में वृद्धि करेगा। इसके शासनकाल से चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। इसने अनेक उपाधियां धारण की। राजराजेश्वर, जगन्नाथ, रघुकुल माणिक्य, पांड्य कुलासिनी, चोल मार्तंड, मुंडीकोण चोल, कंडलूर, सालेकम, कमल मरुत। अब ये जब श्रीलंका विजय करते हैं उस पर ये लेते हैं। सिहलांतक, शिव पादशेखर, ऐसी बहुत सारी उपाधियां ये ले रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि गुप्त काल के बाद से ही, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, सामंतवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते शासक अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए बहुत सारी उपाधि ले रहे हैं। अगर वो एक युद्ध भी जीत रहे हैं तो उसके बाद वह मदुरै कोण, मदुरै कांतक यानी कि उस स्थान के नाम पर भी उपाधि ले रहे हैं। अगर वह कोई सिक्का जारी कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं या फिर उनके काल में कोई महत्वपूर्ण घटना हो रही है, तो वे उस घटना के नाम पर भी उपाधि लेने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे। तो ये काल ऐसा है जहाँ पर आपको दिखावा या फिर नाम शोहरत ज़्यादा देखने को मिलेगा। राजा बहुत ज़्यादा उपाधियाँ लेंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने प्रभाव में वृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, ताकि उनके सामंतों पर उनका जो प्रभाव है वह बना रहे। वरना कोई सामंत उन्हें कमज़ोर समझकर उन पर आक्रमण करेगा और अगर गलती से वे मारे गए तो उनका वंश वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में इसने जो यहाँ पर ये शासक हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने सभी पड़ोसियों पांड्य, गंग, चेर, कल्याणी के चालुक्य, सत्याश्रय शासक जो थे उन्हें तथा श्रीलंका के शासकों को हराया। इसने यानी कि अरुमोली वर्मन ने पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित किया और कंडेलूर के युद्ध में इसने पराजित किया। इसलिए इसने कंडूलर की युद्ध में पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि ली? कंडेलूर, सालेकम, कमल, मरुत जैसी उपाधि ये ले रहा है। किसको पराजित करने के बाद? श्रीलंका के शासक अमर भुजंग को कंडेलूर की युद्ध में पराजित करने के बाद अमोली वर्मन कंडेलूर, सालेकम, कमल मरुत की उपाधि लेता है। साथ ही साथ श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी श्रीलंकाई क्षेत्र पर कब्जा किया और उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर जगन्नाथ मंडल यानी कि जनजात मंडल को नई राजधानी बनाया और जगन्नाथ की उपाधि की। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ये उपाधि क्यों ले रहा है जगन्नाथ की? तो यहाँ पर ये जो श्रीलंका के शासक है महेंद्र पंचम, उनको पराजित कर रहे हैं और उनकी जो राजधानी है अनुराधापुर, उसको ये क्या कर रहे हैं? उसको ये हटा रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं और उसके स्थान पर जगन्नाथ मंडलम जो जनजात मंडल है इसको नई राजधानी बना रहे हैं और इसी जगन्नाथ मंडल के नाम पर ये जगन्नाथ की उपाधि लेते हैं। अब मालदीव पर भी आक्रमण करते हैं और ध्यान देने की बात यह है कि ये मालदीव को आक्रमण भी करते हैं और मालदीव को जीत भी लेते हैं। इन्होंने भूमि की पैमाइश करवाकर कर वसूली प्रारंभ की और चोल शासन में पहली बार अमोली बर्मन या राजराज फर्स्ट है, ये पहले शासक हैं जो कि पहली बार भूमि की पैमाइश करवाकर और यहाँ पर कर व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। इसने मंदिरों में ऐतिहासिक प्रशस्ति के रूप में अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। इसने 1010 में तंजौर में बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और चोल स्थापत्य कला का यह सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है और राजराज प्रथम या अमोली वर्मन इस मंदिर निर्माण कला के कारण भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध चोल शासक माने जाते हैं। 1012 ईस्वी में पुत्र राजेंद्र चोल को युवराज घोषित करते हैं और इनके समय पर श्रीमार एवं कटाहा के शैलेंद्र शासक कहाँ के? कटाहा और शैलेंद्र, ये दोनों राजवंश आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे उस समय पर। तो श्रीमार विजयतुंग बर्मन जो कटाहा के शैलेंद्र शासक थे, कटाहा इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है और शैलेंद्र वंश ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। तो यहाँ के जो शासक थे श्रीमार विजयतुंग बर्मन, इनके अनुरोध पर नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी और
इस बिहार को अनाज मंडलम गांव दान में दिया ताकि इसकी आय से, इसके राजस्व से यह बिहार चल सके। बिहार क्या होता है, तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, उनकी एक प्रकार से धर्मशाला। बारिश के मौसम में वे यात्रा नहीं करते हैं और एक स्थान पर रहते हैं। जिस स्थान पर वे रहते हैं उस स्थान को बिहार कहते हैं। इस बिहार का नाम विजयतुंग बर्मन ने अपने पिता के नाम पर चूड़ामणि बिहार रखा था। किसने? विजयतुंग बर्मन ने। अभी विजयतुंग बर्मन कौन है, तो ये कटाहा यानी कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र शासक श्रीमान विजयतुंग बर्मन के पिता हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जो चोल वंश, यहाँ पर हम राजेंद्र प्रथम से अब यहाँ पर आगे की चीज़ें यहाँ पर समझते हैं और राजेंद्र प्रथम से समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अगला राजवंश आता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं चोल वंश में राजेंद्र प्रथम जो है, अब हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली जैसी हो जाएगी और फैली रायता जैसा चीज़ें हो जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही है, आपको इन्हें ध्यान से याद रखना है। और राजराज प्रथम या अरुमोलीवर्मन इस वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं और ख़ास तौर पर ये राजेंद्र प्रथम के पिता भी हैं। राजेंद्र प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में राजेंद्र प्रथम के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आपको इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।